Hello students, my name is Wasim. I am currently working in Resonance Adventures Limited as a faculty of biology. Today we are going to discuss about control and coordination, a chapter from class 10th. सबसे पहले समझते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होगा। कंट्रोल करने का मतलब होता है कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम किसका होगा? टीचर का। वो टीचर उन स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, आपको ये होमवर्क करके लेके आना है, आपको इसका आंसर करना है। तो उस क्लास को कंट्रोल करने का काम किसका होगा? टीचर का। तो हमारे घर में हम सोचें तो जनरली पेरेंट्स हमें क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। हाँ बेटा आप कहाँ जा रहे हो, आज का आपका रूटीन क्या है, कैसे काम कर रहे हो, स्कूल में क्या किया। तो कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि तो पर्टिकुलर कोई भी अगर मैं क्लास का ही एग्जांपल लूँ तो टीचर अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम उन्हें कोई टास्क दिया कि जो भी आपको होमवर्क करके लेके आना है या जो भी टास्क उस स्टूडेंट को दिया है, अगर वो अच्छे से उस होमवर्क को नहीं कंप्लीट करेगा या याद नहीं करके आया है तो वो कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा कि टीचर बोल रहा है इस चीज़ को करने के लिए पर वो बच्चा अगर प्रॉपरली कर नहीं पा रहा है तो कोऑर्डिनेशन की क्या हो जाएगी? कमी है। इसका मतलब वहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन बहुत बेटर है दो पर्टिकुलर थिंग के बीच में तो इसका मतलब जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत बेटर होगा। हमारे सब हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए कोई पर्टिकुलर थिंग हो सकती है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमें कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गन है, एक सिस्टम है पूरा जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम हमारे अंदर जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो बोलना एक टाइप का क्या हो गया? एक टाइप की मूवमेंट है। उसको गाइड करने के लिए हमारे पास क्या है? ब्रेन है। मैसेज करता है ब्रेन की ठीक है आप बोलना स्टार्ट कीजिए। तो मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन हमारा उस चीज़ को मैनेज करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन का मतलब है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो फूड पार्टिकल्स हमारी बॉडी में चले गए, जाने के बाद उन्हें डाइजेस्ट होना पड़ेगा। तो हमें किसने बोला कि वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए? क्या हमने सोचा ऐसा कि ठीक है आज खाना खा लिया अब ये डाइजेस्ट हो जाएगा? नहीं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं वो जैसे ही हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाना स्टार्ट करता है ऑटोमेटिकली क्या होता है? वहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हम लोगों ने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा। डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे रिलीज होते हैं तो वो उस फूड पार्टिकल्स को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब हमने नहीं बोला उससे कि ऐसा करना है, ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। आपने खाना खाया, सलाइवा रिलीज हुआ, उसके बाद आपके डाइजेस्टिव जूस रिलीज हुए, तो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन और समझना है तो जैसे हम कोई फूड पार्टिकल की फिर से बात करें, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है उसके अंदर हमें, तो मन करेगा उसको खाने के लिए। तो स्मेल सबसे पहले किसके थ्रू हमने स्मेल उसको डिटेक्ट किया? हमारे नेजल कैविटीज के थ्रू। कोऑर्डिनेशन में फिर हमारा रिस्पॉन्ड क्या आया कि हमारे हैंड उस फूड प्रोडक्ट को क्या करेंगे? उठा लेंगे और फिर हम लोग उसको इनटेक कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेशन ऑर्गन्स के बीच में भी होता है, कोऑर्डिनेशन सेल के बीच में भी होता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मिलकर एक पूरा एक सिस्टम बना लेते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो नर्वस सिस्टम अलोंग विद हार्मोनल सिस्टम। कंट्रोल करने का काम हो जाएगा नर्वस सिस्टम का और कोऑर्डिनेट करने का काम किसका हो जाएगा? हार्मोनल सिस्टम का। इस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हर चीज को हमारी बॉडी में मैनेज कर लेता है। ईच एंड एवरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सेल्यूलर वे में चले कि एक सिंगल सेल के लिए कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोलर पावर कौन किसके पास में होगा? न्यूक्लियस के पास में होगा। वो सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्लांट तो क्लोरोप्लास्ट, ये ऑर्गेनेल्स आपस में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक सेल को भी रिक्वायर्ड है, एक ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड है प्रॉपरली अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, बहुत फैमिलियर है हम इन सब चीजों के साथ, कि जैसे ही हमें इन्वायरमेंटल कोई चेंजेस स्टार्ट होते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस का मतलब है जैसे मान के चलिए किसी रूम में आप बैठे हो और आपको लगता है कि वहाँ पर ठंड ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? आपको करना होगा या तो आप अगर वहाँ कोई एसी है, एसी को आप ऑफ कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो वहाँ से मूव कर दीजिए। तो आप मूव करना होगा, वहाँ से बाहर निकल जाइए। जब आपको लगता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या वेरिएशन भी है तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए सोचना होगा। तो जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उन इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। इन इन्वायरमेंटल चेंजेस, ये इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हम लोग जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं
वो चेंजेस सिर्फ आउटसाइड द एनवायरनमेंट नहीं होते, वो हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं। बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, लाइक एंजाइम्स का सिक्रेशन, हार्मोनल जो भी चेंजेस सिक्रेशन है, वो सब हमारे इंटरनल चेंजेस में आएगा। तो जो भी चेंजेस हम लोग फील कर पा रहे हैं, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टिमुलस से। स्टिमुलस क्या होता है? एनी इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होना और उसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। तो एनी इन्वायरमेंटल changes, any environmental change to which an organism respond is called as stimulus या stimuli। environment में किसी भी चेंज की वजह से अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है तो इट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। स्टिमुलस दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस जैसे टेम्परेचर, वाटर, ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलस काउंट किए जा सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग रिस्पॉन्ड करें। इंटरनल स्टिमुलस भी हो सकते हैं। इंटरनल स्टिमुलस लाइक एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, ये सब इंटरनल स्टिमुलस है। इसका मतलब आपने खाना खाया, डाइजेशन स्टार्ट हुआ, एंजाइम सिक्रेशन स्टार्ट हुआ, तो स्टिमुलस की फॉर्म क्या है? यहाँ पर एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करना है, स्टार्ट कर चुके हैं, तो स्टिमुलस की फॉर्म क्या हो चुके हैं? इंटरनल स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। स्टिमुलस का मतलब है इन्वायरमेंट का कोई भी चेंज, वो चेंज आपका आउटसाइड द एनवायरमेंट भी हो सकता है और वो इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है। तो ऑर्गेनिज्म को क्या करना होगा? रिस्पॉन्ड करना होगा। ठीक है, रिस्पॉन्ड करने के लिए ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली हमारी बॉडी में जो भी एक स्टडी स्टेट होती है, स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि बॉडी का जो भी, जैसे हम लोग जानते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें इसे मेंटेन करना होगा। मेंटेन करना होता है तो जो ऑर्गेनिज्म आउटर जो भी चेंजेस हैं उससे अफेक्टेड तो हैं पर फिर भी अपने स्टडी स्टेट को मेंटेन रखते हैं। तो स्टडी स्टेट को मेंटेन करना इट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। एक स्टडी स्टेट को इनसाइड द बॉडी मेंटेन रखना वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी काम है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन homeostasis. It means maintain steady state in body। बॉडी में स्टडी स्टेट को क्या करता है? मेंटेन करता है। टेम्परेचर मेंटेन करना या जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए वाटर कंसंट्रेशन है, इन सब चीज़ों को मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना किसका काम हो जाएगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग जनरली जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, चाहे वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट हो चाहे इनसाइड द बॉडी हो, हम लोग जनरली जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो किसी ना किसी मूवमेंट की फॉर्म में होता है। जैसे अगर मैं चलना चाहता हूँ, मुझे चलना है, ठीक है, या किसी ने मुझे एक पुश किया तो मेरे को जैसे ही पुश करेंगे मैं उस हाथ को वहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है। या एक हॉट ऑब्जेक्ट है, मुझे पता नहीं था कि वो हॉट ऑब्जेक्ट है, रखा हुआ है कहीं पर हमारे किचन में रखा हुआ है, हमें आइडिया नहीं है कि वो अभी गर्म था, हमने जैसे उसे टच किया हम हाथ को सडनली क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे। जैसे मुझे पता लगेगा वो हॉट ऑब्जेक्ट है, मैं हाथ को क्या करूँगा? रिमूव करूँगा। इसका मतलब स्टिमुलस क्या मिला? स्टिमुलस था एक टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर था, हमें लगा कि स्किन बर्न होगी तो हम हाथ को क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे। हाथ को रिमूव करने के लिए हमें मूवमेंट करनी पड़ेगी। मूवमेंट का मतलब होता है हमें मसल्स को क्या करना होगा? कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे ही हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हमारा हाथ वहाँ से पुल हो जाएगा, खिंच जाएगा और उस हॉट ऑब्जेक्ट से हमारा कनेक्शन हट जाएगा। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें जनरली क्या करना होता है? मूवमेंट करनी होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें वही डिस्कस करना होगा कि मूवमेंट क्या होगी। हमें ये जो टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, हमें इसे दो पार्ट में पढ़ना है, एक तो प्लांट के अंदर और दूसरा एनिमल्स के अंदर। प्लांट के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है,
प्लांट के अंदर हम सभी लोग जानते हैं प्लांट के अंदर कोई ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है जो उस चीज को मैनेज कर रहे। तो प्लांट के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, पर प्लांट कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है प्लांट हार्मोन्स रिलीज करता है और उन हार्मोन्स की वजह से प्लांट्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, रूट ये क्या करती हैं, रिस्पॉन्ड करती हैं। तो प्लांट को कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है पर उसके पास कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है। हमें स्टार्ट करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहला पार्ट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में हम कंट्रोलिंग की बात नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में सिर्फ हमें ये समझना होगा कि प्लांट में जो हार्मोन्स है वो उसको किस तरीके से क्या कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उसके पास ब्रेन या नर्वस सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो प्लांट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें पढ़ना होगा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट में कंट्रोलिंग पावर नहीं है पर कोऑर्डिनेट करने के लिए प्लांट को क्या करना होगा, मूवमेंट करनी होगी ना। मूवमेंट का मतलब हम लोग जनरली ऐसा मानते हैं कि हम कहीं पर अगर चल के जा रहे हैं तो वो एक टाइप की मूवमेंट है, ठीक है। आप जब कहीं पर मूव कर जाते हैं, लाइक अगर मैं कुछ 2 स्टेप चल जाता हूं तो वो एक टाइप का लोकोमोशन है। लोकोमोशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब होता है आप अपने प्लेस को छोड़कर किसी दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं किसी भी वजह से, वो चाहे आप सोचकर कर रहे हैं या किसी इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से कर रहे हैं। अगर आप मूव करते हैं तो वो लोकोमोशन है। नो डाउट लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट। पर क्या सारी मूवमेंट लोकोमोशन है? तो आंसर क्या होगा, नो। सारी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती है, पर ऑल द टाइप ऑफ लोकोमोशन आर मूवमेंट। प्लांट क्या लोकोमोट कर सकता है? इसका मतलब क्या प्लांट चल सकता है? तो आंसर होगा नो, प्लांट चल नहीं सकता। तो क्या प्लांट मूवमेंट कर सकता है? तो आंसर होगा यस। हमें लगता है कि प्लांट अपनी स्टडी स्टेट में रखा हुआ है, वो वहाँ जहाँ हम कई साल पहले से देख रहे हैं वहीं है, पर क्या प्लांट मूवमेंट करता है? तो आंसर क्या होगा, यस। कैसे हमें पता लगे कि प्लांट मूवमेंट करता है? हम लोग नोटिस करेंगे कि जब हम प्लांट को कभी अगर हमारे घर में भी कहीं हमने लगा रखा है तो वो छोटा सा प्लांट इनिशियली हमने कहीं कोशिश की होगी, अटेम्प्ट किया होगा लगाने के लिए, धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि प्लांट साइज में बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ग्रोथ कर रहा है प्लांट, नई लीव्स बन रही हैं, स्टेम इलोंगेट कर रहा है, इसका मतलब प्लांट ग्रोथ कर रहा है। तो अगर किसी भी बॉडी पार्ट में कोई चेंजेस भी है, पोजीशन में कोई चेंजेस हैं, तो भी वो मूवमेंट का पार्ट है। इसका मतलब अगर मैं हाथ को ऐसे भी मूव करता हूं तो ये एक टाइप की क्या है, मूवमेंट है। जरूरी नहीं है हर बार आप कहीं पर मूव करके जाइए, आगे बढ़िए, वो लोकोमोशन है। लोकोमोशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट। पर मूवमेंट का मतलब बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कोई डिस्प्लेसमेंट भी है, कोई चेंजेस है, फॉर्मर पोजीशन से भी कोई चेंजेस आता है, तो वो भी एक टाइप की क्या होती है, मूवमेंट होती है। तो प्लांट मूवमेंट नहीं कर सकता, लोकोमोशन नहीं कर सकता, पर प्लांट की स्ट्रक्चर मूवमेंट करेगी। तो हमें डिस्कस करना है मूवमेंट इन प्लांट। प्लांट कैन नॉट लोकोमोट, इसका मतलब प्लांट चल नहीं सकता, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, पर प्लांट मूवमेंट शो करेगा। तो मूवमेंट लाइक प्लांट मूवमेंट शो करेगा, मूवमेंट लाइक ग्रोथ मूवमेंट। लोकोमोट नहीं करेगा पर ग्रोथ मूवमेंट होगी, प्लांट ग्रोथ करेगा, ग्रोथ में उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे और वो एक टाइप का उसका मूवमेंट है। प्लांट का अगर हम लोग लीफ की बात करें तो वो टुवर्ड्स द सनलाइट मूव करना चाहता है, इसका मतलब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट रिक्वायर्ड है और सनलाइट की तरफ उसे मूव करना होगा। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से अगर सनलाइट आती है तो प्लांट उस डायरेक्शन में क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव करता रहता है। इसका मतलब प्लांट उस सनलाइट को डिटेक्ट करने के लिए अपने लीफ, ज्यादातर लीव्स, मैक्सिमम लीव्स उसी तरफ बनाना चाहेगा या अपने आप को उस तरफ क्या कर लेगा, बेंड करेगा। तो अगर हम लोग सोचे लाइक रूट की बात करें तो रूट क्या मूवमेंट करती है, तो रूट मूवमेंट करती है, रूट का नेचर है कि वो सोइल में टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करती है। इसका मतलब क्योंकि उसे सोर्स ऑफ मिनरल्स, वाटर कहाँ से मिलेगा, सोइल से मिलेगा रूट को, प्लांट को वहीं से मिलने वाला है। तो रूट किस तरफ जाना चाहती है, सोइल की तरफ मूव करना चाहती है, वो सनलाइट की तरफ मूव नहीं करती है। तो मूवमेंट प्लांट शो करता है। मूवमेंट प्लांट के अंदर 2 टाइप की होती है, फर्स्ट वन इज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड द सेकंड वन इज नेस्टिक मूवमेंट। दोनों हमें 1 बाय 1 डिस्कस करनी है। तो मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट,
types of movement. There are two type of movement, tropic movement and nastic movement. हम लोग पहले ट्रॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब, ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शनल मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है कि जो भी रिस्पॉन्ड प्लांट कर रहा है वो प्लांट का रिस्पॉन्ड स्टिमुलस की डायरेक्शन में होना चाहिए. स्टिमुलस क्या था? स्टिमुलस था कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज. इन्वायरमेंटल चेंज को प्लांट डिटेक्ट करे और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करे, तब वो इस टाइप की मूवमेंट कैसे होगी? ट्रॉपिक मूवमेंट. इसका मतलब इन केस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट दे आर डायरेक्शनल मूवमेंट. डायरेक्शनल मूवमेंट mean the direction of response is determined by the direction of stimulus. So direction of response is determined by the direction of stimulus. Direction of response is determined by the direction of stimulus. Such type of movement are called as tropic movement. They are directional movement. Particular direction में होगा, stimulus की direction में. वो डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है. इसका मतलब है कि मान के चलिए स्टिमुलस की डायरेक्शन है ये, तो रिस्पॉन्ड कहाँ होगा प्लांट का? या तो इस डायरेक्शन में या इसके, पर डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए. पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. इसका मतलब स्टिमुलस की तरफ भी जा सकता है रिस्पॉन्ड और उसके अवे भी जा सकता है, पर डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो उसके स्टिमुलस की डायरेक्शन थी. तो डायरेक्शनल मूवमेंट है. और ज्यादातर जो मूवमेंट होती हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स या ग्रोथ मूवमेंट. ग्रोथ का मतलब है प्लांट रिस्पॉन्ड करने के लिए ग्रोथ करता है, और ग्रोथ कभी भी रिवर्सिबल नहीं होती. एक बार प्लांट अपनी हाइट में बढ़ गया, इसका मतलब वो फिर से अपनी हाइट कम नहीं करेगा. तो ग्रोथ मूवमेंट है, इसका मतलब किस टाइप की मूवमेंट है? इरिवर्सिबल मूवमेंट. रिवर्सिबल नहीं है. प्लांट रिस्पॉन्ड कर जाएगा, अपनी हाइट में बढ़ चुका है, प्लांट फिर से अपनी हाइट में कम नहीं होगा. तो ट्रॉपिक मूवमेंट फर्दर डिपेंड करता है कि स्टिमुलस क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रॉपिक मूवमेंट्स बहुत सारे टाइप की होती हैं. जैसे बात करते हैं सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट्स के टाइप हम लोगों को डिस्कस करना है. अगर मानते हैं कि स्टिमुलस है सनलाइट, तो रिस्पॉन्ड अलग होगा. इस तरीके से हमें स्टिमुलस के बारे में डिस्कस करना होगा. एक चीज याद रखिए कि स्टिमुलस की डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड होना चाहिए. डायरेक्शन या तो पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है. अगर हम लोग बात करें रिस्पॉन्ड, अगर रिस्पॉन्ड जो प्लांट परफॉर्म कर रहा है वो है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, इसका मतलब स्टिमुलस की तरफ क्या किया है? रिस्पॉन्ड किया है. तो इस मूवमेंट को हम बोलेंगे पॉजिटिव मूवमेंट या पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट. अगर प्लांट का रिस्पॉन्ड डायरेक्शन स्टिमुलस की डायरेक्शन में है तो आप उसे बोलोगे पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट. पर अगर उस डायरेक्शन में नहीं है, उसके अवे है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो अवे अगर होगा तो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, तो मूवमेंट कौन सी हो जाएगी? नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट. नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट. अब हमें ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, कि स्टिमुलस कौन सा होगा और उसके अकॉर्डिंग प्लांट किस टाइप का रिस्पॉन्ड करेगा. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट में डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस हम लोग काउंट कर रहे हैं. तो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, types of tropic movement on the basis of stimulus, on the basis of stimulus. स्टिमुलस के बेसिस पर कितने टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट होती हैं? तो फर्स्ट वन है फोटो ट्रॉपिक मूवमेंट.
फोटोट्रोपिक मूवमेंट। इसका मतलब है, फोटो का मतलब क्या होगा, सनलाइट। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है, फोटो का मतलब है सनलाइट। तो यहां पर स्टिमुलस क्या होगा, सनलाइट। तो स्टिमुलस है सनलाइट। अब हमें ये डिस्कस करना होगा कि प्लांट का कौन सा पार्ट सनलाइट की तरफ जाना चाहता है और प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सनलाइट से अवे जाना चाहता है। इसका मतलब कौन सा पार्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है और कौन सा पार्ट नेगेटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेम का मतलब है एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट जो अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ है। इसका मतलब उसके पास लीव्स हैं और लीव्स का काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करना। तो सोचिए फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, तो किस तरफ रिस्पॉन्ड होना चाहिए, टुवर्ड्स द सनलाइट और अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो आंसर होगा टुवर्ड्स द सनलाइट, क्योंकि लीफ को क्या करना होगा, फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो स्टेम का रिस्पॉन्ड क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, क्योंकि लीफ को क्या करना है, फोटोसिंथेसिस, और उसके लिए उसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। तो टुवर्ड्स द सनलाइट मूव करता है स्टेम, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक है। अगर हम लोग बात करें रूट की, तो रूट का रिस्पॉन्ड कैसा होता है, रूट हमेशा किस तरफ मूव करती है, ग्रेविटी की तरफ। इसका मतलब सनलाइट से दूर जा रही है, तो उसके रिस्पॉन्ड को क्या मान सकते हैं, नेगेटिव। तो रूट का रिस्पॉन्ड क्या होगा, नेगेटिव फोटोट्रोपिक। नेगेटिव फोटोट्रोपिक। आप इसको अपने घर पे भी आराम से चेक कर सकते हैं। मान के चलिए आपने एक पॉट में एक प्लांट को नोटिस किया और आपने उसको इस तरीके से लगा दिया हॉरिजॉन्टल वे में, प्लांट उसकी रूट, देन वो प्लांट वाला पार्ट हमने इस तरीके से लगा दिया था। इनिशियली जो लीव्स थी इस तरीके से प्लांट को हॉरिजॉन्टल हमने प्लेस किया हुआ। अगर सनलाइट की डायरेक्शन चेक करते हैं कि मान लीजिए सनलाइट कहां से आ रही है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से, तो ऐसा नहीं है कि हमने उसको इस तरीके से प्लेस कर दिया तो वो स्टेम वहां मूव कर जाएगा, रूट यहां मूव करती रहेगी। रिस्पॉन्ड ऐसा होगा कि कुछ टाइम बाद हम नोटिस करेंगे कि जो स्टेम है वो कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो उसका जो रिस्पॉन्ड है वो अल्टीमेटली कहां जाना चाहेगा, उस सनलाइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। जबकि रूट का नेचर वो ग्रेविटी की तरफ मूव करना चाहती है, तो उससे नीचे की तरफ आना होगा। तो रूट इस तरीके से मूव करेगी, डिपेंड करता है आप किस पार्ट की बात कर रहे हैं। तो स्टेम का रिस्पॉन्ड है पॉजिटिव फोटोट्रोपिक, रूट का रिस्पॉन्ड होगा नेगेटिव फोटोट्रोपिक, अगर स्टिमुलस क्या है, सनलाइट। अगर नेक्स्ट पे चलें, स्टिमुलस अगर वेरी कर देते हैं, स्टिमुलस यहाँ पर अब सेकंड हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, हम ट्रोपिक मूवमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो फोटोट्रोपिक नहीं है। अब हम लोग काउंट करते हैं किसको, जियोट्रोपिक मूवमेंट। तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा, जियो मतलब ग्रेविटी, तो स्टिमुलस क्या होगा, ग्रेविटी। स्टिमुलस क्या होगा, ग्रेविटी। तो सोचिए ग्रेविटी के अकॉर्डिंग स्टेम का रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए और रूट का रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए। वो प्रैक्टिकल बात है कि स्टेम कहाँ जाना चाहता है, सनलाइट की तरफ, तो इसका मतलब ग्रेविटी से दूर जा रहा है, तो उसका रिस्पॉन्ड कैसा होगा, नेगेटिव रिस्पॉन्ड। तो स्टेम का जो मूवमेंट अकॉर्डिंग, अगर स्टिमुलस ग्रेविटी है तो उसका रिस्पॉन्ड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो स्टेम तो होगा नेगेटिव जियोट्रोपिक। अगर हम लोग रूट की बात करें तो रूट किस तरफ मूव करना चाहती है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, तो रिस्पॉन्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जियोट्रोपिक, पॉजिटिव जियोट्रोपिक। तो रूट का नेचर है पॉजिटिव जियोट्रोपिक और स्टेम का नेचर हो जाएगा नेगेटिव जियोट्रोपिक। कुछ हमारे पास कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वाटर कंडीशन बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो सोइल के अंदर पानी भरा होता है। वहाँ प्लांट्स जो मैंग्रोव्स जिन्हें बोलते हैं, उन प्लांट्स की कुछ रूट ऐसी होती है जो वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव नहीं करती हैं। अगर वो ग्रेविटी की तरफ मेन रूट वहाँ मूव करेगी उसकी, पर उनको ब्रीथ करना है और सोइल के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, तो रूट ब्रीथ नहीं कर पाएगी। अगर रूट ब्रीथ नहीं कर पा रही है, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रही, तो रूट तो मर जाएगी, और वो मर जाएगी तो प्लांट भी अल्टीमेटली मर जाएगा। इसका मतलब कुछ रूट्स ऐसे ही बनाता है वो प्लांट, मैंग्रोव्स, वो रूट जो
टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव नहीं करती है, वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी चलती है और सॉइल की सरफेस से कुछ पार्ट कहाँ आ जाता है, ऊपर आ जाता है, सो दैट वो ब्रीथ कर पाए। उन रूट के ऊपर कुछ पोर्स हैं, उन पोर्स को बोलते हैं निमेटोफोर्स। वो रूट नेगेटिवली जियोट्रोपिक है, रूट्स आर कॉल्ड एज निमेटोफोर्स। वो रूट क्या करती है, रेस्पिरेशन या ब्रीथ करती है, तो प्लांट सर्वाइव कर जाता है। कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास, ऐसे रूट जो टुवर्ड्स द ग्रेविटी नहीं जा रही हैं, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी जा रही है। एग्जाम्पल क्या होगा, निमेटोफोर्स या मैंग्रोव्स के अंदर ऐसा होता है। तो एक्सेप्शन में क्या लिख सकते हैं, निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स, ये था हमारा ग्रेविटी अगर स्टिमुलस हो तो। थर्ड वन है, अगर स्टिमुलस है वाटर। स्टिमुलस अगर वाटर है तो उस मूवमेंट हम बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट। यहां पर स्टिमुलस क्या होगा, यहां पर स्टिमुलस ग्रेविटी नहीं है, तो हाइड्रो का मतलब क्या होगा, वाटर। तो स्टिमुलस क्या है, वाटर। अब रेस्पॉन्ड की बात करते हैं कि रेस्पॉन्ड क्या है। अगर हम लोग बात करते हैं रूट की, तो रूट की को फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, रूट को हम लोग बात करें तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। वो उसे स्टेम के थ्रू मिल रही है, लीव्स ऑब्टेन कर रही हैं, उसे CO2 रिक्वायर्ड है, वो भी एरियल कंडीशंस में अवेलेबल है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है वाटर। और वाटर का सोर्स, प्लांट एनवायरमेंटल वाटर को यूज़ नहीं करता, प्लांट सॉइल के अंदर जो वाटर अवेलेबल है उसे यूज़ करेगा। इट मीन्स ग्राउंड वाटर को यूज़ करता है। तो प्लांट को ग्राउंड वाटर को यूज़ करना होगा और उसके लिए उसे अब्जॉर्ब करना होगा। हम लोग जानते हैं टिश्यू चैप्टर क्लास 9th में कि प्लांट में कुछ रिस्पॉन्सिबल टिश्यूज होते हैं लाइक जाइलम, वो कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर उसके लिए प्लांट को रूट्स बनानी होती है और वो रूट्स सॉइल से क्या करती है, वाटर को अब्जॉर्ब करती है। तो रूट का रिस्पॉन्ड क्या है, रूट वाटर की तरफ जाना चाहती है या उससे दूर जाना चाहती है। तो क्लियर सी बात है, अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है प्लांट को तो वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब किस तरफ जाना होगा, टुवर्ड्स द वाटर जाना होगा। तो रूट का रिस्पॉन्ड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। तो रूट का रिस्पॉन्ड तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। और अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम ग्रेविटी से दूर जा रहा है और हम लोग मानते हैं कि सॉइल वाटर ही अवेलेबल है, वही यूज करना है प्लांट को, इसका मतलब नेगेटिव ही जा रहा है, तो उसको आप नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक मान सकते हैं। अगर वाटर है तो रूट का रिस्पॉन्ड होगा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक और स्टेम का रिस्पॉन्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक। वाटर एसेंशियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस, अदरवाइज प्लांट फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। और सोर्स क्या होगा, हमेशा ग्राउंड वाटर, और वो किसके थ्रू अब्जॉर्ब होगा, ऑलवेज बाय रूट। नाउ द फोर्थ स्टिमुलस होगा सम केमिकल्स। ये केमिकल्स रूट के लिए भी हो सकते हैं या स्टेम के लिए भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, पर उन केमिकल्स का सबसे बेटर एग्जांपल होगा मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब प्लांट को रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्लावर की रिक्वायरमेंट है। फ्लावर्स में जब रिप्रोडक्शन प्लांट परफॉर्म करेगा तो कुछ मेल गैमेट्स बनते हैं। वो मेल गैमेट्स रिप्रोडक्शन के लिए पोलिनेशन के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल गैमेट कहाँ पहुँचेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। वहाँ जाने के बाद उन्हें उस गैमेट को किसके साथ फ्यूज होना होगा, फीमेल गैमेट के साथ, और फ्यूज़न के बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा। तो वो जो फ्यूज़न कंप्लीट होगा उसके लिए प्लांट को या मेल गैमेट को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनानी होती है, सो दैट वो गैमेट, मेल गैमेट्स कहाँ तक लीड कर पाए, फीमेल गैमेट तक लीड कर पाए। उस ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है, वो ट्यूब सम केमिकल्स जो रिलीज करती है खुद ओवरी, उसकी तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो वो ट्यूब की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द स्टिमुलस। इसका मतलब स्टिमुलस क्या है, केमिकल्स की तरफ होगी। केमिकल्स का सिक्रेशन होगा तो स्टिमुलस है केमिकल। और एग्जाम्पल क्या है इसकी, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। एग्जाम्पल है ग्रोथ मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं कि पोलन ट्यूब किस तरीके से मूव करेगी।
तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड ओवरी। जब पोलन ग्रेन्स यहाँ तक लीड करेंगे तो पोलन ग्रेन्स किस पर लैंड करते हैं? स्टिग्मा के ऊपर, और ओवरी के बेस पार्ट में क्या होता है? ओव्यूल होगा, ओव्यूल होगा। तो जो पोलन ट्यूब है या पोलन ग्रेन्स जो होते हैं मेल गैमेटोफाइट, उन्हें पोलन ट्यूब्स बनानी होती है, और वो पोलन ट्यूब्स को कहाँ तक लीड करना है? इस ओव्यूल तक। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओव्यूल। ओव्यूल तक लीड करना होगा तो पोलन ट्यूब बनेगी। पोलन ट्यूब गाइड होगी टुवर्ड्स द ओव्यूल, और इसके अंदर क्या होंगे? मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ लीड करेंगे? ओव्यूल तक। तो जो सिक्रेशन है जो इस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट कर रहा है, वो रिलीज कौन कर रहा है? केमिकल्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है। वो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट उस पोलन ट्यूब को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन करेंगे, वो पोलन ट्यूब किस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा? पॉजिटिव कीमोट्रोपिक, या केमिकल मूवमेंट में कीमोट्रोपिक, हमें एक केमिकल स्टिमुलस या कीमोट्रोपिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। तो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो कैसी हो जाएगी? कीमोट्रोपिक। यहाँ पर स्टिमुलस है केमिकल्स, और मूवमेंट को हम बोलते हैं कीमोट्रोपिक मूवमेंट। इस मूवमेंट में स्टिमुलस क्या है? केमिकल्स, और एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ग्रोथ मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। क्यों? क्योंकि पोलन ट्यूब अगर टुवर्ड्स द ओव्यूल गाइड नहीं होगी तो वो फर्टिलाइजेशन का इवेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फीमेल गैमेट ओवरी के अंदर लोकेटेड है, ओव्यूल में है। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड कर चुके हैं, स्टिग्मा के बाद उन्हें कहाँ तक पहुँचना होगा? ओव्यूल तक पहुँचना होगा। तो उन्हें एक पोलन ट्यूब बनानी होगी सो दैट मेल गैमेट वहाँ तक पहुँच पाए। ये जो मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, ये किस टाइप की मूवमेंट हो जाएगी? पॉजिटिव कीमोट्रोपिक। किस टाइप की मूवमेंट हो जाएगी? पॉजिटिव कीमोट्रोपिक मूवमेंट। फिफ्थ जो कंडीशन है, फिफ्थ जो स्टिमुलस है वो होता है थिग्मो। थिग्मो का मतलब होता है टच। तो फिफ्थ जो स्टिमुलस होगा या जो मूवमेंट है वो है थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। थिग्मो में स्टिमुलस क्या होगा? टच या प्रेशर। टच या प्रेशर, स्टिमुलस होगा टच या प्रेशर। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि कहाँ पर इस टाइप की मूवमेंट देखने को मिलेगी प्लांट के अंदर। जब प्लांट को कोई टच हो या कोई प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट हो तो प्लांट रिस्पॉन्ड करेगा। उस मूवमेंट को क्या बोलेंगे? थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। पर मूवमेंट कैसी होनी चाहिए? डायरेक्शनल मूवमेंट होनी चाहिए। इसका मतलब एग्जाम्पल की बात करें, जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनका स्टेम कैसा होता है? वीक स्टेम होता है। उस वीक स्टेम की वजह से वो लैंड पर क्या करते हैं? रेप्टाइल मूवमेंट की तरह क्रीपिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद जब उन्हें क्लाइंब करना होता है तो उन्हें एक सपोर्ट चाहिए, और जैसे उन्हें सपोर्ट मिलता है, लाइक मनी प्लांट की बात करें तो वो प्लांट उसके ऊपर क्या करने लग जाता है? रोटेट करने लग जाता है। इसका मतलब अगर एक स्टेम है और उस स्टेम पर मूवमेंट होगी तो वो टच जैसे ही प्लांट को मिलेगा तो प्लांट इसके चारों तरफ क्या कर जाएगा? कोइल कर जाएगा। इस सपोर्ट पर क्या करेगा? कोइल कर जाएगा। इस तरीके से रोटेशन करने लगेगा, और रोटेशन के बाद वो उसके ऊपर क्लाइंब कर जाएगा। एग्जाम्पल है मनी प्लांट। तो जो ये जो मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट के लिए उसे कुछ स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स बिल्कुल बहुत फाइन स्ट्रक्चर होती हैं, वो स्टेम से भी बन सकती है और वो लीफ से भी बन सकती हैं। जैसे ये ब्रांचेज है तो यहाँ से कुछ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपने देखी होगी। वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या कर लेती है? सपोर्ट को पकड़ लेती है, सो दैट प्लांट उसके ऊपर क्या कर पाए? क्लाइंब कर पाए। ये स्ट्रक्चर टेंड्रिल्स बोलते हैं इन स्ट्रक्चर को। ये टेंड्रिल स्टेम का मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, ये लीफ का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो टेंड्रिल के थ्रू प्लांट क्या कर जाएगा? क्लाइंब कर जाएगा किसी भी सपोर्ट के ऊपर। ये सपोर्ट है, इसके ऊपर प्लांट को क्या करना होगा? ग्रो करना होगा। तो जो टेंड्रिल है वो टेंड्रिल कितने टाइप का होगा? टेंड्रिल कितने टाइप का होगा? दो टाइप का, स्टेम टेंड्रिल एंड
लीफ टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल एंड लीफ टेंड्रिल। मॉडिफिकेशन किसका है, या तो स्टेम का या फिर लीफ का। अगर स्टेम मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बना रहा है तो प्लांट उसके ऊपर क्लाइंब कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्टेम टेंड्रिल, या फिर अगर वो लीफ के मॉडिफिकेशन से बन रहा है तो वो फिर प्लांट कोइल करके उसके ऊपर ग्रो कर जाएगा। ये एग्जांपल किस में होगा, वीक स्टेम। जैसे प्लांट्स इनका स्टेम कैसा होता है, तो वीक स्टेम होता है। तो एग्जांपल जैसे हम लोग बात करें तो मनी प्लांट, मनी प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ, ये टेंड्रिल के थ्रू थिगमोट्रोपिक मूवमेंट शो करेगा। स्टिमुलस टुवर्ड्स द स्टिमुलस क्यों हुआ, पॉजिटिव बोला जाएगा इस रिस्पॉन्ड को। पॉजिटिव का मतलब है रिस्पॉन्ड वहीं होगा जहां उसे सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ही सपोर्ट मिलेगा प्लांट उसकी तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। रिमेनिंग जो सेकंड टाइप की मूवमेंट है नेस्टिक मूवमेंट, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।